नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें जीवन के सबसे गहरे राज तक ले जाएगा। एक ऐसे मास्टर मॉलिक्यूल को समझने का सफर जो बताता है कि हम और हर जीवित चीज आखिर हैं क्या। हाँ, यही वो सवाल है जो हमारे इस पूरे सफर का केंद्र है। जरा सोचिए, एक सीक्रेट कोड, एक ऐसा कोड जो एक नन्हे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशालकाय व्हेल तक हर जिंदा चीज के अंदर मौजूद है। आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि साइंटिस्ट्स को ये तो बहुत पहले से पता था कि हाँ, कोई तो चीज है जिसे मेंडल ने फैक्टर्स कहा था, जो पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। पर वो चीज आखिर बनी किस चीज से है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इसी रहस्यमयी चीज को नाम दिया गया जेनेटिक मटेरियल, और बस यहीं से शुरू हुई इसकी खोज। तो खोज आगे बढ़ी और साइंटिस्ट्स ने दो मुख्य संदिग्धों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ये दोनों ही हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। एक था डीएनए और दूसरा आरएनए। अब असली सवाल ये था, इन दोनों में से जीवन का असली ब्लूप्रिंट कौन है, असली हीरो कौन है। तो आइए इस खोज की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि दशकों की मेहनत है। सब कुछ शुरू हुआ 1869 में, जब फ्रेडरिक मिशन ने पहली बार सेल के न्यूक्लियस में एक एसिडिक चीज देखी और उसे न्यूक्लिन नाम दिया। फिर कहानी बहुत आगे बढ़ी। साल आया 1928, जब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स ने एक इशारा दिया कि कोई तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो जानकारी को एक बैक्टीरिया से दूसरे में ले जा सकता है। और फिर आखिरकार 1953 में वो ऐतिहासिक साल आया जब वॉटसन और क्रिक ने पर्दा उठाया और इसकी असली शक्ल दुनिया को दिखाई। और ये जो लाइन है ना, ये सच में कमाल की है। वॉटसन और क्रिक का काम सिर्फ ये बताना नहीं था कि डीएनए दिखता कैसा है। अरे नहीं, उनका सबसे बड़ा खुलासा तो ये था कि डीएनए की बनावट ही, उसका स्ट्रक्चर ही उसके काम करने का राज खोल देता है। मतलब मॉलिक्यूल को देखो और समझ जाओ कि ये अपनी कॉपी कैसे बनाता होगा। ये एक जबरदस्त इंसाइट थी। और ये रही वो तस्वीर, वो आइकॉनिक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। सालों से जिस पहेली को सुलझाने की कोशिश हो रही थी, उसका जवाब यही था। आप इसे एक घुमाई हुई यानी ट्विस्टेड सीढ़ी की तरह इमेजिन कर सकते हैं। और ये डिजाइन सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसका फंक्शन तो लाजवाब है। अच्छा, तो चलिए इस ट्विस्टेड सीढ़ी को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। इसकी जो दो साइड की रेलिंग्स है ना, वो बनी है शुगर और फॉस्फेट से, और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलती हैं। मतलब एक ऊपर से नीचे तो दूसरी नीचे से ऊपर। अब बात करते हैं सीढ़ी के डंडों की। ये बने हैं 4 बिल्डिंग ब्लॉक से, जिन्हें हम कहते हैं बेस ए, टी, जी और सी। और यहीं पर है सबसे बड़ा नियम, एक गोल्डन रूल। ए हमेशा टी के साथ ही जुड़ेगा और जी हमेशा सी के साथ। बस यही सिंपल सा नियम पूरे जीवन का कोड लिखता है। अब जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 3.3 बिलियन, मतलब 330 करोड़ बेस पेयर्स। ये हमारे शरीर की एक सेल के अंदर की बात हो रही है। सोचिए, ये एक बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हमारे शरीर को बनाने से लेकर चलाने तक का हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक जानकारी लिखी हुई है। कमाल है ना, कितनी सारी इंफॉर्मेशन इतनी छोटी सी जगह में पैक होती है। और अगर वो नंबर हैरान करने वाला था, तो ये फैक्ट तो दिमाग घुमा देगा। अगर हम एक सेल के डीएनए को खींच के सीधा करें, तो वो लगभग 2.2 मीटर लंबा होगा। सोचिए, 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा धागा एक माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट होता होगा। ये सच में नेचर की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसके लिए सेल के अंदर एक बहुत ही एडवांस पैकेजिंग सिस्टम काम करता है। तो फिर सवाल उठता है कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है। तो जैसा मैंने पहले कहा, इसका जवाब भी इसके डिजाइन में ही है। सोचिए कि ये एक जिपर है। जब कॉपी बनानी होती है तो ये मॉलिक्यूल बीच से जिपर की तरह खुल जाता है। दोनों हिस्से अलग हो जाते हैं। फिर हर पुराना हिस्सा एक टेम्पलेट यानी एक सांचे की तरह काम करता है, जिस पर एक नया हिस्सा बन जाता है। और नतीजा, हमारे पास डीएनए की 2 हूबहू कॉपियां तैयार होती हैं, जिनमें से हर कॉपी में एक हिस्सा पुराना होता है और एक एकदम नया। अब इस पूरे प्रोसेस को फ्रांसिस क्रिक ने एक नाम दिया, सेंट्रल डॉगमा। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए डीएनए एक मास्टर ब्लूप्रिंट है जो लॉकर में सुरक्षित रखा है। जब भी शरीर को कोई काम करवाना होता है तो आरएनए आता है, उस ब्लूप्रिंट की एक फोटोकॉपी बनाता है और उससे लेकर फैक्ट्री फ्लोर तक जाता है। और फिर उस फोटोकॉपी के इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर प्रोटीन बनाए जाते हैं जो असल में शरीर के सारे काम करते हैं।
सिंपल। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है कि डीएनए ही क्यों, आरएनए क्यों नहीं? देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए कुछ शर्तें, कुछ क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं। पहला, वो अपनी कॉपी बना सके। दूसरा, वो स्टेबल हो, यानी जल्दी खराब ना हो। तीसरा, उसमें थोड़े बहुत बदलाव की गुंजाइश हो ताकि इवोल्यूशन हो सके। और चौथा, वो खुद को शरीर के लक्षणों के तौर पर दिखा सके। तो चलिए अब इन शर्तों पर डीएनए और आरएनए को तौलते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो विनर बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, आरएनए ज्यादा रिएक्टिव और कम स्टेबल है। ये छोटे मोटे मैसेज भेजने के लिए तो ठीक है, जैसे एक वर्किंग कॉपी, पर जब बात आती है जीवन के मास्टर ब्लूप्रिंट को सदियों तक सहेज कर रखने की, तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए। और यहीं पर डीएनए बाजी मार जाता है। वो केमिकल तौर पर कम रिएक्टिव है और स्ट्रक्चर में कहीं ज्यादा मजबूत। मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए ये परफेक्ट कैंडिडेट है। तो हमने उस कोड को समझने की कोशिश की है जिसे कुदरत ने अरबों सालों में लिखा है। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हम इस कोड को सिर्फ पढ़ नहीं सकते, बल्कि उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जबरदस्त ताकत के साथ हम इंसानियत और इस धरती का अगला चैप्टर क्या लिखने वाले हैं।